वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत भाग 1 लगभग समाप्ति की ओर है। आपका लास्ट चैप्टर भाग 1 का विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये 8वां चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी चर्चा करनी है। छोटा चैप्टर है और छोटे क्वेश्चन ही इससे महत्वपूर्ण भी हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो हम प्रयास करेंगे आपको कि जो क्वेश्चन पूछा जाना है इससे उसको हम यहीं आपको तुरंत इस तरीके से बता दें कि आपको तुरंत ये तैयार हो जाए। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस चैप्टर में हमको जो चर्चा करनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, नीडनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसकी चर्चा करनी है। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, आप जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम ये आपको बताया गया, म्यू 0I, घिरी हुई कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। कौन? रैखिक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन घिरी हुई धारा का म्यू 0 गुना होता है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा या B का किसी बंद लूप के लिए रैखिक समाकलन उस लूप के क्षेत्रफल के द्वारा घिरे हुए धारा का म्यू 0 गुना होता है, जबकि म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। अब अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की बात की जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हैं 2 प्लेटें होती हैं, और उसके लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो जो परिवर्तनशील धारा होगी वो प्रवाहित होगी, और परिवर्तनशील धारा के लिए अगर हम r त्रिज्या का एक समतल वृत्ताकार लूप ले लें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B का रैखिक समाकलन अगर हम निकालेंगे ये, तो ये आएगा BdL। तो इस प्रकार से एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया जिसकी 2 प्लेटें हो जाएंगी S1 S2, और अगर हम इसको वृत्ताकार लूप मान लें r त्रिज्या का, तो इस प्रकार से जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो जब लगाएंगे तो BdL इसको हम लिख सकते हैं, और ये हो जाता है B × 2πr। और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इसका मान घिरी हुई कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है, तो हमारे पास आ जाता है B × 2πr बराबर म्यू 0I। और इस प्रकार से हमको ये म्यू 0I प्राप्त होता है। अब अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच एक अन्य सतह S2 की बात करें तो S2 के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम जब लगाया गया तो ये देखा गया कि जो RHS है वो 0 होगा, यानी I का मान 0 होगा, क्योंकि इस सतह से होकर कोई धारा नहीं गुजरती। ये धारा तो यहाँ से गुजर रही है, और जब हम S1 की बात करते हैं तो B × 2πr बराबर म्यू 0I होता है, लेकिन S2 की बात करते हैं तो B × 2πr बराबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि उससे होकर कोई धारा नहीं गुजरती है, और इस प्रकार संधारित्र C की प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि B × 2πr बराबर 0, तो त्रिज्या 0 नहीं होगी। अगर हम B × 2πr बराबर 0 लिखते हैं S2 के लिए, और ये हो गया आपका S1 के, तो क्या होगा? B बराबर 0, यानी प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया अगर, तो फिर ये कैसे होगा? B तो कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो ये बता रहा है कि कहीं इसमें कुछ गलत है। जब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा आंसर मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि या तो क्वेश्चन गलत हुआ है या तो जो हमने सॉल्व किया है वो सलूशन कहीं गलत। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई पद ऐसा है जो छूट रहा है।
तो जब कोई पद ऐसा है जो छूट रहा है, उस छूटे हुए पद का ज्ञान करने के लिए ही, उस छूटे हुए पद की बात करने के लिए ही विस्थापन धारा की आवश्यकता पड़ी। और इस प्रकार से मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की चर्चा की और कहा कि यहाँ पर जो छूटा हुआ पद है वो मैक्सवेल धारा ही है, और इस एम्पियर के परिपथीय नियम में I का जो मान है वो IC प्लस ID के बराबर होना चाहिए। IC यानी चालन धारा और ID माने विस्थापन धारा। यानी जो एम्पियर का परिपथीय नियम था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B का बंद लूप के लिए रैखिक समाकलन उसके भीतर उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है, उस कुल धारा शब्द को हटाकर उन्होंने कहा चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना। और जब इसको लगाया गया तो आपका जो समीकरण था वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ, μ0 IC प्लस ID। अब इसकी जब बात की गई तो जब पहले यानी पृष्ठ S1 की बात की गई तो पृष्ठ S1 के लिए ID का मान 0 है और पृष्ठ S2 के लिए IC का मान 0 होगा, और इस प्रकार से जो ये B है वो कहीं भी शून्य नहीं होता है, यानी विस्थापन धारा हमारे लिए आवश्यक है। और इस प्रकार से जो नियम प्राप्त हुआ वो एम्पियर का, ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम था ये एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहलाया, क्योंकि एम्पियर के नियम को मैक्सवेल ने परिवर्तित किया, संशोधित किया, और इस प्रकार से ये एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहलाया। तो इसकी चर्चा हमको करनी थी। एम्पियर का परिपथीय नियम परिवर्तित हो गया एम्पियर मैक्सवेल के परिपथीय नियम। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की जाए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है इसकी चर्चा की जाए अगर, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके अभिलक्षण क्या हैं, इसकी चर्चा मुख्य रूप से करनी है। मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। यानी जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च परिवर्तन के साथ बदलती है या उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, और इन्हीं तरंगों को मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण दिशा के लंबवत होते हैं। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या कंपन करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B कंपन करते हैं। और किधर कंपन करते हैं, परस्पर लंबवत और तरंग संचरण दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। यानी एक तरीके से ये 3 डायमेंशन फिगर हो जाएगा। एक्स वाई जेड अक्ष है, अगर एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, वाई अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो z होगा वो तरंग संचरण की दिशा होगी, क्योंकि E और B परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार के पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो तरंगे हैं वो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। निर्वात में इनकी जो चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसी आधार पर मैक्सवेल ने अपना एक मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये मैक्सवेल का मत था। और अगर हम E और B की बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में, तो E के लिए जो समीकरण प्राप्त हुआ E0 sin ωt-kx, 11th फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं। प्रगामी तरंग का समीकरण आप पढ़ चुके हैं, वही समीकरण है। सरल आवर्त गति में कंपन करता है, यानी x अक्ष के अनुदिश अगर हम मान लें विद्युत चुंबकीय तरंग x अक्ष के अनुदिश चल रही है, E और B क्रमशः y और z अक्ष के अनुदिश हैं, तो ये EY कहा जाएगा, ये BZ कहा जाएगा। यानी तरंग संचरण किधर है, x अक्ष।
तरंग संचरण, और y अक्ष के अनुदिश क्या है, E है, और z अक्ष के अनुदिश क्या है, B। z अक्ष हो गया, ये y अक्ष। z का मतलब ये नहीं है कि ऐसे, z का मतलब ये होता है x y z परस्पर लंबवत। तो इस तरीके से E और B का मान मिला, और k क्या है, k को संचरण नियतांक कहते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा होता है k बराबर, और ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2 पाई n होता है, जबकि n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लिखते हैं। अभी तक हम n से लिखते थे, फ्रीक्वेंसी को प्रत्यावर्ती धारा में f से लिखे हैं, यहाँ पर न्यू से लिखे। न्यू ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू हो गया। अब अगर ओमेगा और k का अनुपात निकाला जाए तो ओमेगा बटा k 2 पाई न्यू 2 पाई अपान लैम्डा, यानी न्यू लैम्डा। और न्यू इंटू लैम्डा को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं, यानी ओमेगा अपान k बराबर हो गया c। ओमेगा अपान k बराबर c हो जाता है। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। और अब अगर हम इसको भाग करते हैं, इसको भाग किया जाए, E0 और B0 का अनुपात निकाला जाए तो E0 और B0 का अनुपात C के बराबर आएगा। अगर इसका डिफरेंशियल कर दिया जाए x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया आपका y अक्ष के अनुदिश है तो EY हो गया, और यहाँ पर z अक्ष के अनुदिश है तो ये z हो गया। और इनका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका x के रेस्पेक्ट में और इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बराबर होगा। और डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, E0 साइन का पास होता है माइनस kx और माइनस k यहाँ है। और इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो माइनस, और इसका करेंगे तो B0 और साइन का कास होता है ओमेगा t माइनस kx और ओमेगा यहाँ, तो ये कटेगा, यानी k E0 बराबर ओमेगा E0 अपान B0 इक्वल टू ओमेगा अपान k, और यही क्या है, c होता है। और चूंकि E0 और B0 का अनुपात भी c है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं E और B का अनुपात c। तो कहने का मतलब ये हुआ कि E और B दोनों एक ही कला में होती हैं। यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि E और B एक ही कला में होती हैं। तो ये E और B के परिमाणों के बीच संबंध हुआ। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ सकती है। आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व क्या है, इसकी चर्चा करें। अगर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और वेक्टर E निर्वात में ऊर्जा घनत्व जो उसके यानी एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होगी वो 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। ये आप संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में निर्वात में संचित ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E² होता है। और इसी प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो इतना होता है B²/2 μ0। अब जब विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ संबद्ध ऊर्जा घनत्व की बात की गई तो जो कुल ऊर्जा घनत्व होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, यानी किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ संबद्ध जो ऊर्जा घनत्व का मान है वो 1/2 एप्सिलॉन 0 E², या हम ये कह सकते हैं कि U बराबर UE प्लस UM। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के ऊर्जा घनत्वों के योग के बराबर हो जाए। यहाँ पर अगर हम इनका मान रखें तो आपने देखा एप्सिलॉन 0 E0² साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx और 1/2 μ0 B0² साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। अगर एक चक्र की बात की जाए
तो एक चक्र के लिए साइन स्क्वायर का औसत मान 1/2 होता है, यानी औसत ऊर्जा घनत्व तो क्या हो जाएगा, एक चक्र के लिए औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि इसका औसत मान 1/2 होता है। यहाँ भी औसत मान 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 ये u बार हो जाएगा 1/2 और 1/2 म्यू 0 v0 स्क्वायर 1/2, यानी 1/4 बाहर एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपान म्यू 0। इस प्रकार से औसत ऊर्जा घनत्व का मान 1/4 एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपान 4 म्यू 0 होगा। ये मतलब ये हुआ कि जो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है और औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी इसका मान और इसका मान ये आपस में बराबर होगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चाहे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 e0 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/2 म्यू 0 v0 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों बराबर होते हैं। तो ये बात हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व की। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं? तो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरी बात हो जाएगी कि इनको संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। और तीसरी बात कि ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, और आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा आप ये भी प्रूव कर चुके हैं कि c बराबर 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल c का मान 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0 होता है, यानी तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में इस वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तथा ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। सबसे शुरू में हमने इसकी चर्चा की कि जो तरंग संचरण की दिशा है और ई की दिशा है और बी की दिशा है, वो तीनों परस्पर लंबवत होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से ये बात हुई, और हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात देख चुके हैं। E/B का मान c होता है, E0/B0 का मान भी c होगा। निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान बराबर होता है, उसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं। अब बात आती है इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग की, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो एक स्पेक्ट्रम देखा गया कि पहले तो दृश्य स्पेक्ट्रम ही था, केवल विबग्योर जो आप पढ़ते हैं VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, केवल ये था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये देखा गया कि जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग से आगे भी और बैगनी रंग से पहले भी काफ़ी फैला हुआ है, और इस प्रकार से दृश्य के साथ साथ अदृश्य स्पेक्ट्रम भी प्राप्त हुआ। और ये देखा गया कि औरक्त, पराबैगनी, रेडियो और तमाम तरीके के इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। बाद में गामा किरणों की खोज हुई, एक्स किरणों की खोज हुई, रेडियो तरंगों का आविष्कार हुआ, और इस प्रकार ये स्थापित हो गया कि जो सभी विकिरण हैं, ये सब विकिरण मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और ये मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं जिसमें गामा से लेकर रेडियो तक, और इन सब का जो मिश्रित स्वरूप है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और इनको जब सामूहिक रूप से हम कहते हैं तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा गया। अब कौन कौन से हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत आसान तरीका, गामा एक्स UV INR, बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। इनका क्रम याद रखेंगे
तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है ये। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर। अब गामा क्या है? गामा रेज। एक्स क्या है? एक्स रेज, एक्स तरंगे, गामा रेज, एक्स रेज, यू से अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट हो जाता है ये, पराबैंगनी रेडिएशन इसको कहते हैं, पराबैंगनी रेडिएशन। और इसको आप जानते हैं एक्स किरणें, गामा किरणें, और इसको क्या लिख सकते हैं? विजिबल, विजिबल यानी दृश्य विकिरण, विजिबल रेडिएशन, दृश्य विकिरण। और इसको इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी औरक विकिरण। और इसको माइक्रोवेव, और इसको रेडियो, रेडियो तरंगे इनको कहा जाता है, रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे और इसको सूक्ष्म तरंगे। अब इस पर सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि कौन सी तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और कौन से तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। यहां अगर आप देखते हैं ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम लिखा हुआ है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि इधर से इधर की ओर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, यानी गामा की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और रेडियो की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। रेडियो की तरंगदैर्घ्य 1 यानी 0.1 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक होती है, और गामा की तरंगदैर्घ्य 1 × 10⁻⁻14 मीटर से 1 × 10⁻−10 मीटर। यानी इसको हम बहुत आसानी से रख सकते हैं। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम याद रखें, गामा एक्स यू वी आई एम आर। कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। ये हमारा एक तरीका है जिस तरीके का प्रयोग हम करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस ट्रिक की सहायता से पढ़ें तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर, ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, और तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम माने आवृत्ति का घटता क्रम है। अब प्रश्न क्या होता है, इनमें से 3 दे दिए जाते हैं, गामा, इंफ्रारेड और रेडियो में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। तो निश्चित रूप से आप इनको पहले इस क्रम में लगा लेंगे और इस क्रम में देखेंगे जो सबसे बाद में है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। आवृत्ति में पूछ लिया जाता है कि 2-3 दे दिया गया कि किसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, माने आवृत्ति का घटता क्रम होगा। तो आप इसकी सहायता से बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, कौन तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। तो इस तरीके से हम तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम अगर याद कर लेते हैं तो तरंगदैर्घ्य का ये बढ़ता क्रम है, इसलिए आवृत्ति का ये बढ़ता क्रम होगा, यानी उल्टा। यानी तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है तो आवृत्ति का घटता क्रम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, ऊपर हमने लिखा है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम मतलब हुआ आवृत्ति का घटता क्रम। आवृत्ति का घटता क्रम हो जाएगा, और इसकी सहायता से 1 नंबर का जो प्रश्न हमारा होगा उसका हम बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि किसकी आवृत्ति अधिक होगी और किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी।
हम उनमें से छांट कर लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं हम आपको बता रहे हैं, जैसे इनकी ये जो सातों दिए हुए हैं इनमें से तरंगदैर्घ्य, परिसर, आवृत्ति, परिसर, उत्पादन, गुण, उपयोग इनके क्या हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। एक एक उपयोग पूछा जा सकता है। जैसे गामा किरणों का जो उपयोग है, फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया करती हैं, इनका गुण है। प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। परमाणु की नाभिकीय संरचना के संबंध में सूचना देती हैं, उपयोग हो जाता है इनका। एक्स किरणों का उपयोग आप बेहतर तरीके से जानते हैं। रोगी के निदान में तमाम हड्डियों के टूटने पर एक्सरे करवाए जाते हैं, उन सब में इसका उपयोग होता है। पराबैंगनी विकिरण अदृश्य लिखाई में, नकली दस्तावेजों में, अंगुलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। दृश्य विकिरण तो बहुत महत्वपूर्ण है, दृश्य विकिरण न होता तो हम कुछ देख न पाते, तो दृश्य विकिरण का उपयोग हमारे नेत्र की जो संसूचन शक्ति है वो दृश्य पर ही आधारित है। दृश्य विकिरण की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अवरक्त विकिरण का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग होता है। सूक्ष्म और माइक्रो तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग माइक्रोवेव ओवन घरों में होता है। घरों में जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें हम सूक्ष्म और माइक्रो तरंगों का ही उपयोग करते हैं। तमाम जो आपकी कैंटीन होती हैं वहाँ पे भी इनका उपयोग, अच्छा उपयोग है, उसमें पदार्थों को गर्म और कुरकुरा बनाए रखने के लिए इसका उपयोग होता है। रेडियो तरंगों का ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान में उपयोग, सेल्युलर फोन में उपयोग इसका होता है। बहुत कम तरंगदैर्घ्य होता है, बहुत कम आवृत्ति होती है और तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से रेडियो तरंगों का उपयोग हम कर सकते हैं। अब इसके जो कुछ प्रश्न हो सकते हैं, न्यूमेरिकल कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। एक सवाल इसका जो बताया गया, अभी हमने चर्चा की थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों में कंपन होता है या दोलन होता है, महत्वपूर्ण सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ई तथा बी दोलन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी दोलन करते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ। ये महत्वपूर्ण बात हुई, इसमें जो पूछा जा सकता है ज़्यादातर तरंगदैर्घ्य का सवाल या आवृत्ति का सवाल आ जाता है। 2-3 प्रश्न, 2-3 तरंगें इसमें से दे दी जाती हैं और पूछी जाती है किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी या किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। तो अगर आपने गामा एक्स UVIMR को ढंग से पढ़ लिया है, इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया है, तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि दी गई तरंगों में कौन सी अधिक आवृत्ति या कौन सी कम आवृत्ति, कौन सी अधिक तरंगदैर्घ्य या कौन सी कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें हैं। एक ही न्यूमेरिकल इसका बन रहा है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन प्रति कूलम है। आवृत्ति इसकी 50 मेगाहर्ट्ज है। ई तथा बी का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो E0 आपका दिया हुआ है आयाम वैद्युत क्षेत्र का 120 न्यूटन प्रति कूलम और न्यू दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज यानी 50 × 10⁶ अब यहाँ पर हम B0 निकाल सकते हैं। B0 माने चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और B0 बराबर E0/c होता है। E0/B0 c बताया गया आपको। तो यहाँ से 120 3 × 10⁸ यानी 3 × 4 12, 40 × 10⁻⁸ यानी 40 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये आपका 4 × 10⁻⁷ टेस्ला, ये आपका B0 हो जाता है। ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2πν, तो 2π 50 × 10⁶ आवृत्ति हो गई। और पाई का मान आप रखें या ऐसे रहने दें तो पाई × 10⁸ हो गया और रेडियन प्रति सेकंड ओमेगा। अब के निकालना पड़ेगा, तो के बराबर आप जानते हैं ω/c होता है। ओमेगा हो गया पाई × 10⁸ और 3 × 10⁸ तो 3.14/3 1.05 लिख सकते हैं और प्रति मीटर 1.05 प्रति मीटर। और इस प्रकार से आपको के मिल गया, ओमेगा मिल गया।
अब आप सीधे सीधे यहाँ पर ई और बी के लिए समीकरण लिख सकते हैं। अब एक समस्या है कि आप किधर लिखेंगे, कहीं यहाँ नहीं लिखा है कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो यदि तरंग संचरण x अक्ष की दिशा में है, अगर तरंग संचरण x अक्ष की दिशा में है तो E y की दिशा में होगा और B z की दिशा में होगा, क्योंकि तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो E y की दिशा में तथा E y की दिशा में है, तो B किधर होगा, Z की दिशा में। यानी क्या हो जाएगा, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। E y क्या होगा, E0 साइन ओमेगा t माइनस के। E0 हो गया 120 साइन ओमेगा माने पाई गुणे 10 की घात 8 t माइनस के हो गया 1.05 x। ये आपका ई वाई हो गया। अब चूंकि ये y की दिशा में हमने माना है तो यहाँ पर आपको एकक सदिश j लगाना होगा। आप जानते हैं कि y अक्ष की दिशा में एकक सदिश j, z अक्ष की एक दिशा में एकक सदिश k और x अक्ष की दिशा में एकक सदिश i होता है। अब bz का मान अगर हम निकालें तो हो जाएगा b0 साइन ओमेगा t माइनस kx और एकक सदिश k लग जाएगा यहाँ से। b0 हो गया आपका 4 × 10⁻⁷ और साइन ओमेगा पाई गुणे 10 की घात 8 t माइनस 1.05 x और एकक सदिश। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया होता कि तरंग y अक्ष की दिशा में जा रही है, E x अक्ष की दिशा में है और B z अक्ष की दिशा में है, तो यहाँ पर हम ये x अक्ष की दिशा में तब ये I होता, और B के लिए यानी जो संगत होगा, अगर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं दिया है तो हम जो चाहे वो मान लें। जनरली तरंग संचरण की दिशा x अक्ष मानी जाती है और E की दिशा y अक्ष मानी जाती है, तो B की दिशा ऑटोमेटिकली z अक्ष की दिशा होती है। एक इस तरीके का सवाल हो सकता है। और सवाल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए हो सकता है। ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना होगा तो आपके पास E दिया हुआ है और μ0 ε0 का मान आप जानते हैं, तो उससे आप वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपको पता है, हमने भी बताया था, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0E²। इसी प्रकार से चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकाला जा सकता है, और जब वैद्युत ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा, तो कुल ऊर्जा घनत्व भी निकल सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक सवाल ऐसा भी मिला है कि ये दिया हुआ है, ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है, एक प्रश्न इसी तरीके का है 2018 में पूछा गया है। इन दोनों में से एक समीकरण दे दिया है और दूसरा समीकरण फाइंड करना है। तो आप देखें, अगर आपके पास ये समीकरण दिया हुआ है E y बराबर 120 साइन पाई गुणे 10 की घात 8 t माइनस 1.05 x, इतना दिया हुआ है। सपोज करिए कि इतना आपके पास दिया हुआ है और b पूछा जा रहा है, और लिखा है कि तरंग का संचरण x अक्ष की दिशा में हो रहा है। तरंग का संचरण x अक्ष की दिशा में है, E y लिखा है, माने ये वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है, तो निश्चित रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, z अक्ष की दिशा में। अब आपके पास यहाँ से E पता है, E0 हो गया। ये तो ऐसे ही रहता है, E0 पता है तो आप B0 निकाल सकते हैं। B0 का फार्मूला E0/c, E0/c लगाकर B0 निकाल लेंगे और फिर BZ आप निकाल देंगे। BZ बराबर B0 साइन ओमेगा t माइनस kx। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, जो यहाँ लिखा होता है वही उतार देते हैं, तो E0 हमको यहाँ से मिल जाएगा, B0 हम फाइंड कर लेंगे और इस प्रकार से हमको ये पूरा
एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि ई अथवा बी दिया है, ई अथवा बी दिया है तो ई अथवा बी की सहायता से हम ई दिया है तो बी ज्ञात कर लेंगे, बी दिया है तो ई ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके का ये प्रश्न इससे हो सकता है। दूसरा एक और कि कभी कभी तरंग का वेग पूछ लेते हैं, इन दोनों में से कोई समीकरण दिया है, तरंग का वेग पूछ रहे हैं तो हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया। इस समीकरण के अनुसार तुलना करके हम ओमेगा और के फाइंड कर लेंगे और जब ओमेगा और के मिल जाएगा तो यहाँ से v बराबर ओमेगा अपान के, तरंग की चाल v बराबर ओमेगा बटा के होता है। इस सूत्र को हम लगाकर ओमेगा बटा के का मान निकाल लेंगे और ये तरंग का वेग हमको पता चल जाएगा। कभी कभी माध्यम का अपवर्तनांक पूछ लेते हैं, अपवर्तनांक की चर्चा हम आगे भाग 2 में करेंगे। अपवर्तनांक बराबर होता है c बाई v, तो अगर हमको यहाँ से v पता है तो हम यहाँ से c का मान और v का मान रखकर अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन आपको एक प्रश्न इससे मिलना ही है, ज़्यादा संभावना छोटे प्रश्नों के मिलने की होती है। न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसका, क्योंकि बहुत पूछा जाने वाला है। फिजिक्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पूछा जाए तो 4 पेपर तैयार हो सकते हैं, तो इसलिए पूछे जाने के लिए यही न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन सिलेबस में है और पूछा जा सकता है। ये सवाल 2017 में पूछा गया, ये हमने जो बताया 18 में पूछा गया, ये 2009 में पूछा गया, तो इस तरीके 9 में नहीं 13 के आसपास 13 में पूछा गया शायद। तो इस तरीके से आप जरूर पढ़ेंगे। सिलेबस तो आपको पूरा तैयार करना ही है, पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है वो अलग बात है। महत्वपूर्ण यही है कि पूरा सिलेबस आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन का जो भी बेस है, आगे जो आपको आईआईटी या नीट की परीक्षा में आप कंपटीशन देते हैं तो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टोटल यही है। इसलिए आपको सिलेबस तो पूरा, मेरे दृष्टिकोण से हमारा अपना व्यू है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए और उसके बाद क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम थोड़ा सा और अच्छे से तैयार कर लेते हैं ताकि वो हमसे कहीं गलत ना होने पाए। लेकिन जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं सेट रहती है और जब हम आगे प्रिपरेशन करते हैं, आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमको वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है कि हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ चुके हैं। वहाँ जब हम दोबारा उसको पढ़ते हैं तो हमको वो क्लियर हो जाता है और वो हमारी प्रॉब्लम नहीं बनता है। लेकिन जब हम सब केवल इम्पॉर्टेंट पढ़कर चले गए हैं तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम कहीं भी उच्च शिक्षा में जाएंगे, इंटरमीडिएट के बाद कहीं भी जाते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन में जाएँ या ग्रेजुएशन कंप्लीट करें अपना साइंस स्ट्रीम से, तो ऐसी स्थिति में हमको निश्चित रूप से वहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो आप पूरा सिलेबस जरूर पढ़िए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम तरीके की पुस्तकों का अध्ययन करिए। ऑनलाइन माध्यम अवेलेबल है, फिलहाल ऑफलाइन नहीं है, तो ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन की सहायता से ही आप पूरे वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। भाग 1 हमारा ये खत्म होता है। अब हम भाग 2 की चर्चा करेंगे जहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है लाइट। तो लाइट की चर्चा हम करेंगे आगे अगले सेशन में। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें, परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।